इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 15 संविधान का निर्माण भाग 4। इसमें हम देखेंगे अधिकारों का निर्धारण। मतलब समझना यहाँ पर जब संविधान अपना लिखा जा रहा था, उसका निर्माण जब हो रहा था, तो वहाँ पर किसका क्या अधिकार होना चाहिए, किस प्रकार से किन किन समुदाय के लोगों का अधिकार होना चाहिए, इस बात पर बहस हुआ। तो इसके बहस के कारण क्या क्या हुआ वो आप यहाँ पर समझिए। नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाए, यह एक सवाल था कि जितने भी नागरिक हैं उनका अधिकार कैसा होना चाहिए, कारण क्या होना चाहिए अधिकार होने का। तो ये सब बातें उस समय सवाल के रूप में थी। क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए? जो समाज को, जिस समूह को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, क्या उनको अलग प्रकार का विशेष अधिकार मिलना चाहिए? अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हो? वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए? अल्पसंख्यक का अधिकार क्या हो? अल्पसंख्यक कहा किसे जाए? ये सवाल था। जैसे जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, यह साफ हो गया था कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी सभा सहमत हो। इन सवालों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ से ही पैदा होने थे, क्योंकि व्यक्तिगत मुठभेड़ नहीं होगा, जब तक बहस नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था कि जनता का इच्छा का पालन करते हुए हम लोग आगे चलेंगे, और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना होगा। मतलब जनता क्या सोचती है, क्या समझती है, क्या चाहती है, उसके भावनाओं, उसके इच्छाओं को पूरा करना होगा। ये नेहरू जी का मतलब भाषण था, उद्घाटन भाषण। यह कोई आसान काम नहीं था। जो भी काम था संविधान लिखना, ये कोई आसान काम तो था नहीं। जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे थे। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था। चाहे जो भी बात हो रहा था, हर चीज पर बहस करना जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। देखो, कुछ भी बहस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस बहस को एक समाधान मतलब एक मंजिल तक पहुंचाना और उस पर हर किसी को सहमत करना, ये बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली थी, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा था। आगे देखेंगे पृथक निर्वाचिका के सदस्य, मतलब निर्वाचित कौन कौन को चुना गया, किसको किसको चुना गया, किसका किसका क्या काम था, उसके बारे में भी तो बात थी ना। आप प्लेलिस्ट खोल के जाओगे तो आपको एक संविधान नाम का, भारत का संविधान एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आप पहला वीडियो को खोलोगे तो उसमें आपको एक पूरा संविधान का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कौन कौन मिलकर किन किन लोगों को चुना गया, कुल मिलाकर कितने लोग थे, क्या कारण थे, क्या प्रावधान थे, किन का क्या काम था, कौन क्या मंत्री थे, उन सब का बायोडाटा उसमें दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया था कि भैया हम पृथक निर्वाचिका को कैसे बनाए रखेंगे, इसके बारे में अभी नीचे पढ़ने को मिलेगा। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, हर जगह पर हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। हमें जरूरत एक ऐसी राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सके, मतलब एक अनुभूति, एक सुरक्षा के साथ वो जी सके, और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो, मतलब झगड़ा झंझट दंगा फसाद कम हो। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो और उनकी आवाज सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी जरूरी है। सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। मतलब
दंगा फसाद से रोकना है, बचाना है, तो एक पृथक निर्वाची का जगह होना चाहिए। जिस तरह आप देखोगे लोकसभा के इलेक्शन में बोला जाएगा निर्वाचन क्षेत्र, मतलब यहाँ से चुना गया है। हर जगह पर अलग अलग नाम दिया जाता है कि यहाँ से मुसलमान लोग ही खड़ा हो सकते हैं, यहाँ से हिंदू लोग ही खड़ा हो सकते हैं, यहाँ से पंजाबी लोग ही खड़ा हो सकते हैं, यहाँ से मद्रासी लोग ही खड़ा हो सकते हैं, मतलब उस जगह से आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रावधान सब जगह पे है। महाराष्ट्र का अलग अलग इलाका है, मध्य प्रदेश का अलग अलग इलाका है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन लोगों का भी अलग अलग जगह है। गोवा का भी है, नागालैंड का भी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सब का अलग अलग क्षेत्र बांटा गया है जगह के अनुसार और लोगों की जनगणना के अनुसार और लोगों की जनसंख्या के अनुसार कि कौन कौन क्षेत्र से कौन कौन आएंगे। तो एक पृथक निर्वाची का चुनना ही था और चुना भी गया था। बहुत जगह से होता है कि वहां पर केवल दलित ही उठकर ऊपर आ सकते हैं, दलित ही वहां पर नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं भर सकता है। कोई भी राजपूत, कोई भी अहिर, कोई भी कोयरी सब नहीं भर सकता है, कोई भी भुंजार, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित, ये लोग नहीं भर सकते वहां, कोई भी पठान, ये लोग वहां से सीट भर ही नहीं सकते, नॉमिनेशन ही नहीं कर सकते, रद्द हो जाएगा। वहां पर केवल दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए वहां पर जगह को चुनकर रखा गया है। यहाँ पर हम बी पोकर बहादुर की बात कर लें तो बी पोकर बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की जरूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, न ही अन्य समुदाय के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। समझना यहाँ पर बात क्या है कि उनका बोलना था कि जो मुसलमान नहीं है, मुसलमानों को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता और बाकी समुदाय मुसलमान को प्रतिनिधि के रूप में नहीं चुन सकते। इसीलिए अच्छा है कि यहाँ पर इन लोगों का सीट निर्वाचित कर दिया जाए, आरक्षण श्रेणी में डाल दिया जाए कि वहां से वही उठकर आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। भले आकाश पाताल दुनिया एक हो जाए लेकिन वहां से वही आएंगे। पृथक निर्वाचिका की हिमायत में, लेकिन आज की राजनीति में सब बदलने वाला है। अब कोई भी सीट से कोई भी खड़ा हो सकता है। पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए इस बयान से ज्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए थे। ये जो बहादुर का बयान था, इससे बहुत सारे राष्ट्रवादी भड़क गए। इसके बाद जो गर्मा गर्म बहस चली, एकदम मजेदार बहस चली, उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए थे। ज्यादातर राष्ट्रवादियों को लगता था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। बहुत लोग बोलते थे कि पृथक निर्वाचिका की जो व्यवस्था है लोगों को बांटने के लिए अंग्रेज चाल चल रहे थे। लेकिन बी आर धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला है। यहाँ पर बोलना था बी आर धुलेकर का कि बहादुर को संबोधित कर दिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला है। इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें अल्पसंख्यकों फुसला लिया है और बात सही है, और इन्हीं गधों के चक्कर में अपना हिंदुस्तान 3 हिस्सा में बट गया। यही गधे हैं अंग्रेज। बात सही था। अब इस आदत को छोड़ दो। अब हम इस आदत को नहीं छोड़ेंगे। निर्वाचिका क्षेत्र को हटाकर हम पूरे बढ़िया तरीके से नियम कानून को लागू करेंगे। अब इस आदत को छोड़ दो। अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। मतलब ये जो आरबी धुलेकर जो थे, तो वो कहते थे क्या चे कि अब उस बात को छोड़ दो, अब उस आदत को छोड़ दो, अब तुम्हें बहकाने वाला कोई नहीं है, देश हमारा आज़ाद हो चुका है। लेकिन उनकी बात कौन मानेगा? बात मानने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। ये सामने तस्वीर देखो, इस बीच वाले शख्स को हम कभी नहीं भूल सकते। ये कभी भूलने वाला इंसान ही नहीं है। जिसने अपने देश को 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में बांट दिया, वो आदमी हमें इज्जत लायक लगता ही नहीं है। इसका जितना बेइज्जती करना है कर सकते हो आप। 1946 के जाड़ों में भारतीय नेता
इटली के साथ वार्ता करने लंदन गए थे। लंदन गए थे वार्ता करने के लिए, नया जो वहाँ का राजा था। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला। बाएं से दाएं लियाकत अली, ये है लियाकत अली, उसके पीछे मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, ये टोपी वाला पगड़ी वाला आदमी बलदेव सिंह, और उसके बगल में है जिसका नाम है पैट्रिक लॉरेंस, ये वहाँ का शायद कोई होगा जिससे ये लोग मिलकर गए थे सामने। जिंदगी लाठी पकड़वा दी थी, लेकिन बोलते हैं ना रस्सी जल जाए लेकिन गुरूर नहीं जाना चाहिए। तो वही बात इनका था कि रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया, फिर भी मरते मरते देश का 2 विभाजन करवाइए दिया सब। विभाजन के कारण 2 राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे थे। अब 2 नेता कौन भड़कने लगे थे पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर, इसको जानते हैं। उन्हें निरंतर गृह युद्ध, दंगों और हिंसा की आकांक्षा दिखाई देती थी कि अगर हम पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव पारित करेंगे तो हमेशा अंदर में गृह युद्ध होगा, दंगे होंगे, हिंसा होगी। ये सब आकांक्षाएं हमें दिखाई दे रही है। अब आगे सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है और हमें जरूरी है कि ये चाहिए तो चाहिए। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदायों से भिड़ा दिया था, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। ये जो पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव था, इसी के वजह से हमारा सामुदायिक में भीड़ भाड़ हुआ, मारपीट हुआ, हमारे 2 समुदाय में झगड़ा झंझट हुआ, दंगा फसाद हुआ, राष्ट्र अपना 2 हिस्से में टूट गया और रक्तपात मतलब पूरा खूनी खेल खेला गया था। पटेल ने कहा, कौन? वल्लभ भाई पटेल ने। तो पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे पृथक निर्वाचिका को फौरन छोड़ दो। मतलब पटेल जी कहते थे कि अगर देश में शांति चाहते हो तो इस पृथक निर्वाचिका का जो फैसला है तुरंत छोड़ दो। अब आगे देखिएगा, इतना सब बोलते 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 लोग और भी कुछ बोलना चाहते थे, हर बात को बोलना चाहते थे। तो कोई था, कोई नहीं था बोलने वाले, कोई था बोलने वाला। तो इन सभी सवालों का जवाब हमें आपको देने को मजा आता है। इन सभी जवाब को देने में मजा आता है, सुनने में भी मजा आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने देश को 3 हिस्सों में साले कुत्ते बांट कर चले गए। गाली दो, जरूर दो, क्योंकि हम खुद बंटने वाले हैं। अरे हम बंटना नहीं चाहेंगे तो किसी की माई का लाल का हिम्मत नहीं है कि ससुरा हमको बदल के दिखा देवे, हमको बंटवारा करवा के दिखा देवे। हम खुद बंटवे, हम खुद बंट गए तब हम जाकर बंटे हैं। नहीं तो जो नेता बंटने की बात किया हम उसको चप्पल से मार सकते थे, तलवार घोंप सकते थे, बंदूक का गोली मार सकते थे, लेकिन उस सब के बाद में आकर हम लोग भी अपना माथा ले जाकर दीवार में फोड़ दिए। मैं हिंदुस्तान वालों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग पाकिस्तान में गए उनको बोल रहा हूं कि उन लोगों के वजह से आज देखो क्या से क्या हो गया। अरे भैया जहां पर थे वहीं पर रहते, क्या हो जाता? बाद में दोनों देश को मिलना ही पड़ता, कोई चारा ही नहीं था। लेकिन हम तो भैया लालची आदमी, हमें तो था कि नहीं भैया मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान में जाएंगे, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बन रहा है, हिंदुस्तान में आ जाएंगे। लेकिन आज अपना इतना बड़ा देश होता ना तो किसी की औकात नहीं होती कि अपने भारत को आंख उठा कर देख ले। अरे हम लोग बोटी बोटी काट डालते, घर में घुस कर मारते, अभी तो मरवे करते हैं, बाद में हाँ पूरा ताकत रहता ना तो पूरा कूटते हैं हम लोग। आपको पता है अगर ये दोनों देश एक हो जाए अभी तो हम लोग के इलाके में तेल 40 रुपए लीटर मिलेगा। कितना? 40 रुपए लीटर। गैस 20-30 रुपए लीटर मिलेगा, तो इतना सस्ता हो जाएगा, सब्जी उब्जी सब सस्ता हो जाएगा। लेकिन हम काहे मानेंगे भैया, हम तो मानने वाले हैं नहीं। अरे हम लोग तो पुराने जमाने के आदमी है ना। चलिए छोड़िए उन लोगों की बात, उन लोगों की बात जो होता है होता है, लेकिन हमें मौका मिलेगा तो हम लोग एक करके दिखाएंगे।
चले यहाँ पर बोलते हैं कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज भी बोते गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, क्या कहा था कि यह दोहराने का कोई मतलब नहीं है, यह दोहराने का कोई मतलब नहीं है कि हम पृथक निर्वाचिका की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यही अच्छा है। यह बात हम बहुत समय से सुन रहे हैं, हम सालों से यह सुन रहे हैं और इसी आंदोलन के कारण हम अब एक विभाजित राष्ट्र हैं। यही आंदोलन के वजह से हम दो राष्ट्र में बट गए हैं। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक निर्वाचिका हो? कोई भी देश दिखाइए। अगर आप मुझे दिखा दे तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन अगर इस अभागे देश में विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाए रखी गई तो यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह सिर्फ मेरे भले की बात नहीं है बल्कि आपका भला भी इसी में है कि हम अतीत को भूल जाए। एक दिन हम एकजुट हो सकते हैं, हम अतीत को भूलकर एक दिन हम एकजुट हो सकते हैं, हमारे बीच में भी एकता आ सकती है। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। हम इस शरारत को और बढ़ाना नहीं चाहते। सुनिए सुनिए सुनिए, जब अंग्रेजों ने यह विचार पेश किया था तो उन्होंने यह उम्मीद की थी कि उन्हें इतनी जल्दी भागना पड़ेगा, मतलब ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी हमें भागना पड़ेगा इस देश को छोड़ के। उन्होंने तो अपने शासन की सुविधा के लिए यह किया था, हमें जगह दिया सरकार में अपने शासन के सुविधा के लिए, ये नहीं कि अपने सुविधा के लिए। खैर कोई बात नहीं, जो होता है देखा जाएगा, कोई बात नहीं। मगर अब वे अपनी विरासत पीछे छोड़ गए हैं, मतलब अंग्रेज अपनी विरासत को पीछे छोड़ गए हैं। अब हम इससे बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे ये हमारे ऊपर है। जाओ, छोड़ के जाओ। संविधान सभा बहस खंड 5 में इसको दिया गया है। अभी जस्ट हम तुरंत इस किताब को डाउनलोड करने वाले हैं, पढ़ेंगे, आपको जरूर बताएंगे। पृथक निर्वाचिकाओं की मांग का जवाब देते हुए गोविंद बल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है, इसलिए पृथक निर्वाचिका कानून पारित नहीं हुआ था अभी तक। वह बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है। उन्हें इस तर्क पर भी कोई आपत्ति नहीं थी कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिससे न केवल उसकी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति हो बल्कि उसमें स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो, तथा बहुल समुदायों का यह दायित्व है कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझे और उनकी आकांक्षाओं को महसूस करें। यहाँ पर आप बात समझना, हर कोई सहमत था कि भैया पृथक निर्वाचिका जरूरी नहीं है, आत्मविश्वास पैदा करना था अपने अंतर में। तर्क वितर्क की बात नहीं है। यहाँ पर मुक्त देश में, अपना मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ एक सामान्य आचरण रखने की भाव यहाँ पर स्पष्ट किया गया था। हम केवल उसकी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करेंगे, हम उसमें स्वाभिमान और आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो। मतलब हम सब में, चाहे बहुल इलाका हो चाहे अल्पसंख्यक इलाका हो, हम सब में स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव पैदा हो, इंसानियत पैदा हो अपने अंदर, इस बात पे जोर दिया जा रहा था। इसके बावजूद की बात हम करेंगे तो पंथ पृथक निर्वाचिका का विरोध कर रहे थे। कौन पंथ? गोविंद बल्लभ पंत। तो ये क्या कर रहे थे? निर्वाचिका का भी विरोध कर रहे थे, सब कोई कर रहा था। उनका कहना था कि यह एक आत्मघाती मांग है, मतलब बहुत खतरनाक आत्मघाती, मतलब आत्महत्या करने वाला मांग है, जो अल्पसंख्यकों को अस्थायी रूप से अलग थलग कर देगी।
उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएंगी। ये बातें यहाँ पर सामने पेश किया गया था कि उन्हें कमजोर बना देगी, शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। नहीं तो इस तरह लड़ कर आएंगे तो ताकत रहेगा कि भैया लड़ के आए हैं, आजा मार का पार फोड़ देंगे हम। तो इस प्रकार की बातें सामने आने लगती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगा। मतलब गोविंद पंत जी बोलते हैं कि अगर ये निर्वाचिका पृथक निर्वाचिका चालू होगा तो अल्पसंख्यकों के लिए आत्महत्या करने बराबर होगा। और बात कितना सही था, बात कितना गलत था, मैं आपको उस जमाने से जाकर नहीं समझा सकता, इस जमाने की बात जरूर बता सकता हूँ। चलिए जानते हैं कैसे बता सकते हैं। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था, क्या कहा था कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी और उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा। ये बात सही भी था। अगर उन्हें हमेशा के लिए अलग थलग कर दिया गया तो वे कभी भी खुद को बहुल संख्यक में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे, बहुल संख्यक में नहीं मिल पाएंगे, और बहुसंख्यक से नहीं मिल पाएंगे तो उनके लिए जीना एक तरीके से मृत्यु के बराबर ही है। निराशा का भाव शुरू से उन्हें अपंग बना देगा। जो ये निराशा का भाव है शुरुआत से ही उन्हें अपंग बना देगा, क्योंकि हर किसी को फ्री में कुछ दे दिया जाए तो वो काम धंधा नहीं करता है, काम धंधा नहीं करता है तो वैसे ही बर्बाद हो जाता है। आप क्या चाहते हैं और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? आप क्या चाहते हैं और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यकों के रूप में ही रहना चाहते हैं या वे भी एक दिन एक महान राष्ट्र का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं? उसकी नियति को निर्धारित और नियंत्रित करने का सपना देखते हैं। क्या चाहते हैं अल्पसंख्यक? इस राष्ट्र का अंग बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इस राष्ट्र को निर्माण करने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? योगदान देने का सपना देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ये सारी बातों को यहाँ पर रखा गया था। हमें एक मुसलमान का बात याद आता है जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम, जिसने मरते मरते जीते जीते इस देश को अपना सर्वोच्च निछावर करके चला गया। अरे उस मुसलमान को पूजने में हमारा क्या जाता है भैया? वो हमारे लिए आदर्श है, हमारे देश का सुरक्षा का वह स्तंभ है, हम उसको क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन घटिया मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं उनको हम क्यों माने? कारण क्या है कि भैया उनको हम मान सकते हैं? नहीं मानेंगे। आगे देखिए, मेरा विचार है कि अगर उन्हें शेष समुदाय में से अलग रखा जाता है, जो शेष समुदाय है, जो मुख्य समुदाय होता है, उससे अलग रखा जाता है और ऐसे हवाबंद कमरे में काट कर रखा जाता है, मतलब उनको अलग रख दिया जाए जहां उन्हें हवा के लिए भी औरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो यह उनके लिए भयानक रूप से खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक होगा। अगर अल्पसंख्यक पृथक निर्वाचिकाओं से जीत कर आते रहें, मतलब अल्पसंख्यक पृथक निर्वाचिकाओं से जीत कर आते रहें तो कभी प्रभावी योगदान नहीं दे पाएंगे। मतलब वहां से जीत कर आते रहेंगे तो कभी प्रभावी योगदान नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब कंपटीशन होगा कि काम करोगे तो वोट मिलेगा, ऐसी कंपटीशन होगा तो ये लोग आगे बढ़कर आएंगे, बढ़ कर अच्छा काम करेंगे। प्रतियोगिता जब तक नहीं होती है तब तक किसी की औकात मालूम नहीं चलती है, तो हमें प्रतियोगिता की जरूरत है। सभी दलीलों के पीछे एक एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी। राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक से सांचे में ढलना होगा। हर समूह को, मतलब राज्य जिस तरह है वैसा सांचे में ढलना होगा और हर समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। हर समाज को, हर समूह को राष्ट्र के अंदर ही समाहित करना था। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन देना होगा।
मतलब जो संविधान है नागरिकों के अधिकार के रूप में होगा, लेकिन नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन देना पड़ेगा कि राज्य के लिए हम हमेशा ईमानदार रहेंगे। समुदायों को सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जा सकती है। जो समुदाय है उनको सांस्कृतिक इकाइयों के अनुसार भी उसको मान्यता दी जा सकती है। उन्हें सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता है कि भैया अपना सांस्कृतिक अधिकार अलग रखो, मगर राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्यों के रूप में काम करना था, अन्यथा उनकी निष्ठाएं विभाजित होती। पंत ने कहा था कि हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है। हमारे भीतर आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम कभी नागरिकों के रूप में नहीं सोचते, बल्कि समुदाय के रूप में ही सोच पाते हैं। तो नागरिक के रूप में सोचो, समुदाय के रूप में नहीं सोचो। यही तो बदलाव है ना जी, यही बदलाव है कि हम नागरिक हैं, हम समुदाय नहीं, हम समाज नहीं है, हम एक नागरिक हैं। हम सुधरेंगे तो हमारा समाज सुधरेगा, ऐसे बढ़ के आगे चलना पड़ेगा। हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है। सामाजिक पिरामिड का अधिकार भी, यहाँ पर केवल महत्व नागरिक का है। सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिक ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। जब सामुदायिक अधिकारों का महत्व रेखांकित किया जा सकता था, तो उस समय भी बहुत सारे राष्ट्रवादियों ने यह भय सिर उठाने लगे थे। ये भय उन लोगों को लगने लगा था कि इससे निष्ठाएं खंडित होगी और एक शक्तिशाली राष्ट्र और शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसलिए सब चीजों को त्यागो तुम, सब चीज को छोड़ो तुम, देश को, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ करना है तो हम करने से पीछे नहीं हटेंगे, इस बात को भी मानकर चलना होगा। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे, इसलिए खारिज हो गया। उदाहरण के लिए देखा जाए तो बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे, और जब अल्पसंख्यक कट जाएंगे तो उनको खाने पीने की लालच हो जाएगी, खाएंगे पिएंगे क्या चीज। 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिकों का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है। मतलब 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य जो थे सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिकों का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए अच्छा नहीं है। इसके बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, इस बात पर लोग सहमत होते हैं, ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज मिल सके। इस बात से ये लोग राजी हो जाते हैं कि चलो भैया ठीक है, अब जैसा भारत के लोग बोले, जैसा हिंदू राष्ट्र बोले, कांग्रेस बोले, हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। और माने तो सही बात है ना, आज भी ठीक है। खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर समझना कि खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है। कैसे? गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था कि निष्ठावान नागरिक बनने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए लोगों को समुदाय और खुद को बीच में रखकर सोचने की आदत छोड़नी होगी। अरे हम अलग हटेंगे, हम नागरिक के रूप में सोचेंगे। लोकतंत्र की बात कर लेंगे तो लोकतंत्र की सफलता के लिए व्यक्ति को आत्मा अनुशासन की कला का प्रशिक्षण लेना होगा, मतलब अपने पर अनुशासन करने की कला को सीखना होगा, और जरूर सीखना होगा। लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने लिए कम तथा औरों के लिए ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब होता है अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचना। यहाँ खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है। सारी निष्ठाएं केवल राज्य पर केंद्रित होनी चाहिए। यदि किसी लोकतंत्र में आप प्रतिस्पर्धा निष्ठाएं रख देते हैं या ऐसे व्यवस्था खड़ी कर देते हैं जिसमें
कोई व्यक्ति या समूह अपने अपव्यय पर अंकुश लगाने की बजाय बृहत्तर या अन्य हितों की जरा भी परवाह न करे। मतलब इतना ज्यादा कंट्रोल और अनुशासन रखना चाहिए कि अपने हितों का गलत इस्तेमाल ना कर सके, जरा भी परवाह नहीं करता हो। यार छोड़ो यार, संविधान है, कानून है, भाड़ में गया यार, अपना काम करेंगे। लेकिन ऐसे सोचने वाले लोगों से बचना पड़ेगा। बचने के लिए लोग करना पड़ेगा, लोगों का बलिदान करना पड़ेगा, समुदाय का बलिदान करना पड़ेगा। तो ऐसे लोकतंत्र का डूबना निश्चित है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपने लोकतंत्र को डूबना निश्चित है, डूब जाएगा। अगर नहीं डुबाना है तो हम पृथक निर्वाचिका के सवाल को यहीं पर ठप और रद्द करते हैं, काम खत्म। अगले भाग में हम पढ़ेंगे केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। मतलब इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है, इस बात को हमें भी समझना पड़ेगा, हमें भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ले चलते हैं अगले भाग में, भाग 5 में। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आपको जो भी कमेंट करना है, मैसेज करना है, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर में, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।